नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की व्याख्याता अंजू जांगेड़ आज कक्षा बीएड सेकेंड ईयर का विषय लिंग विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या फर्स्ट का टॉपिक लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। तो आइए हम देखते हैं कि लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है। लैंगिक रूढ़िवादिता को समझने से पहले हमें रूढ़िवादिता को समझना होगा कि रूढ़िवादिता किसे कहते हैं। रूढ़िवादिता से हमारा अभिप्राय यह है कि समाज में व्याप्त विभिन्न असामाजिक क्रियाएं एवं कुरीतियों से हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती हैं। रूढ़िवादिता जिसमें कि असामाजिक क्रियाएं और कुरीतियां हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरित होती रहती है, उसे हम रूढ़िवादिता कहते हैं। अब हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की परिभाषा। रूढ़िवादिता एक सामाजिक मानदंड है, अर्थात रूढ़िवादिता के पीछे समाज की स्वीकृति होती है। जब कोई जनरीति बहुत अधिक व्यवहार में आने पर समूह के लिए अति आवश्यक समझ ली जाती है, तब वह रूढ़ियों का स्वरूप धारण कर लेती है। रूढ़िवादिता को जो स्वीकृति दी गई है वो समाज के द्वारा दी गई है। जब कोई भी जनरीति हम बहुत अधिक व्यवहार में उपयोग में लेने लगते हैं तो वह रूढ़ि का स्वरूप धारण कर लेती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषाएं की। परिभाषा में पहले दी थी ग्रीन के अनुसार कार्य करने के तरीके जो जन नीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर निर्धारित दंड दिया जाता है, तो वह रूढ़ियाँ कहलाती है। समनर के अनुसार जब जनरीतियों में जीवन को उचित रूप से व्यतीत करने का दर्शन और उनमें समूह के कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तब जनरीतियों ही रूढ़ियों का रूप ले लेती हैं। स्मिथ के अनुसार अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रूढ़िवादिता में आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि रूढ़िवादिताएं हमेशा सही हो या हमेशा गलत हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन समाज की स्वीकृति होने के वजह से जो पुरानी जनरेशन होती हैं वो आज भी कई रूढ़ियों को लेके चलती हैं, जिसके कारण अगर वो अंधविश्वास का एक समुच्चय भी होगा या वो रूढ़ी गलत भी होगी तो भी उसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त कर दिया जाता है, चाहे वह सही हो चाहे वह गलत हो। अब हम बात करते हैं कि रूढ़िवादिता के प्रकार की। रूढ़िवादिता के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सकारात्मक रूढ़िवादिता और दूसरा होता है नकारात्मक या निषेधात्मक रूढ़िवादिता। सकारात्मक रूढ़िवादिता की हम बात करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि सकारात्मक रूढ़ियाँ ऐसी रूढ़ियाँ होती है जो व्यक्ति से विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करेंगे तो जीवन में हमेशा ईमानदारी रखो, माता पिता का सम्मान करो या उनका आदर करो। सकारात्मक मतलब जिसमें व्यक्ति को विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखी जाती है, उसे हम कहते हैं सकारात्मक रूढ़िवादिता। दूसरा है नकारात्मक या निषेधात्मक। सकारात्मक रूढ़ियों के विपरीत निषेधात्मक रूढ़ियाँ वर्जना के रूप में हमें कुछ विशिष्ट व्यवहार करने से रोकती है। मतलब सकारात्मक रूढ़ियाँ हैं जो हमें हमेशा सही व्यवहार करना सिखाती हैं और नकारात्मक रूढ़ियाँ वह होती है जो हमें गलत कार्य करने से रोकती है, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए और सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए। ये इसके एग्जाम्पल है। आगे हम बात करते हैं रूढ़िबद्धता की विशेषताएं
कि रूढ़िबद्धता की विशेषताएं क्या होती है। पहला है, रूढ़ियाँ व्यक्ति के व्यवहार को विशेष एवं मान्य रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निवहन करती है। जो इंसान शुरू से ही पुरानी जो रीतियाँ होती हैं, पुरानी जो रूढ़ियाँ होती हैं, अगर उनको लेके चलता है तो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है को विशेष और मान्य रूप से संचालित करने में वो पूरी भूमिका निवहन करती है। सामाजिक संरचना के स्थायित्व से रूढ़ियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। रूढ़ियाँ प्राय गतिहीन होती है एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति उनको आत्मसात करते हुए उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। गतिहीन होना मतलब जो चलती रहती हैं। निरंतरता का गुण, जिसके कारण ये समाज में स्थायित्व प्राप्त कर लेती है, जिसके फलस्वरूप समाज में परिवर्तन होने के बावजूद रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त रहती हैं। मतलब निरंतरता का गुण मतलब जो चलती ही रहती हैं। कानून की सहमति न होना, कानून की सहमति न होने का मतलब है कि रूढ़ियों के पीछे कानून की सहमति नहीं होती है, फिर भी इनका प्रभाव व्यवहार में कानून से भी अधिक होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति या पुरानी जनरेशन जब कुछ रूढ़ियों को ले लेती हैं तो वो आने वाली जनरेशन से भी यही कहती हैं कि आप भी इन रूढ़ियों का निरंतर पालन करो। तो इस पे कोई कानून की सहमति नहीं है, बल्कि पुरानी जनरेशन का प्रभाव होता है या उनका व्यवहार होता है जो कि नई जनरेशन से वो काम वह करवाना चाहते हैं। रूढ़ियों में नैतिकता का अंश होता है, इसलिए इनका पालन धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी किया जाता है। बिल्कुल, कुछ रूढ़ियाँ ऐसी होती है जो धर्म से रिलेटिव भी होती है, जिनमें नैतिकता का अंश पाया जाता है, तो उनका पालन करना धार्मिक कर्तव्य के रूप में भी किया जाता है। रूढ़ियाँ हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। रूढ़िवादी परंपराएं प्राय लिंग भेद को जन्म देती है। बिल्कुल, अगर रूढ़िवादिता की हम बात करते हैं तो रूढ़िवादी जो परंपराएं होती है प्राय वह लिंग भेद में भी को भी जन्म देती है। लड़का और लड़की में अंतर करना रूढ़ियाँ ही हैं, पुरानी जनरेशन्स को सिखाती हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वही चीज़ें वापस आती जाती हैं। आधुनिक विकास में बाधक, प्राय जो देश रूढ़िवादी परंपराओं का अनुकरण करता है वह कभी विकसित नहीं हो सकता। इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पुरानी परंपराओं का अनुकरण करते रहेंगे तो बिल्कुल वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता। मान लीजिए पहले की जो प्रथाएं थी वो पुराने लोगों ने बहुत अच्छे से निभाई और रूढ़ियों को बहुत अच्छे से उन्होंने किया, लेकिन आज के आने वाली जनरेशन इतना करेगी और तो वो कभी विकसित नहीं हो पाएगी। अगर वो विकसित नहीं हो पाएंगे तो देश भी कभी विकसित नहीं हो पाएगा। रूढ़िवादी आधुनिक विकास में भी बाधक होती है। अनेक प्रकार की आधुनिकता संबंधी उपाय रूढ़िवादिता के कारण सफल हो जाते हैं और तार्किक प्रक्रिया के रूप में भी जानी जाती हैं। अब आता है भारतीय समाज में पर्याप्त रूढ़िवादिता। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता भी कौन कौन सी है जो भी हमारे देश में या हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है। पहला है लिंग परक रूढ़िवादिता। लिंग परक, जैसा कि लिंग परक का मतलब हमें वैसे ही समझ में आ रहा है कि जब लड़की और लड़के के बारे में बनाई गई असमान और एक तरफा धारणा लड़कों एवं पुरुषों को लड़कियों एवं औरतों से अधिक महत्वपूर्ण बना देता है। बिल्कुल, अगर आज हम बात करें तो हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज की जनरेशन की हम बात करते हैं तो ये चीज़ होती है कि पहले तो घर की औरतें बाहर काम नहीं करने जाती थी, लेकिन आज की औरतें हैं वो घर का काम भी करती है और बाहर का काम भी संभालती हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है और पहले की जनरेशन है उसमें भी आज यही है कि जो घर का जो सारा काम है वो सिर्फ एक पुरुष प्रधान देश बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि पुरुष ही होता है जो बाहर जाके कमा सकता है। लेकिन जो शुरू से ही उन्होंने एक असमान तथा एक तरफा धारणा जो बना दी है कि लड़के यही काम करेंगे और लड़कियां यही काम करेंगी, तो फिर वो जो रूढ़ियाँ हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं, हमारे देश को आगे विकसित नहीं होने देती है। आगे हम बात करते हैं बाल विवाह की। वैसे तो बाल विवाह अब ख़त्म हो चुका है, बाल विवाह तो भी हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाल विवाह का स्वरूप भले ही बदल गया है परंतु उनका स्वरूप आज भी विद्यमान है। समाज के एक पक्ष ने शिक्षित एवं
जागरूक होकर बाल विवाह का त्याग भले ही कर दिया है, परंतु पूर्ण रूप से इस रूढ़िवादिता का अंत अभी तक भी नहीं हुआ है। थर्ड आता है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा जो कि बहुत समय से चली आ रही है और आज की जनरेशन में भी यह चीज़ है, बिल्कुल है। समाज के सभी वर्गों ने इसे अनिवार्य रूप से अपना लिया है और आज भी अनिवार्य रूप से बन गया है, जबकि पहले की अपेक्षा आज भी उतना ही दहेज दिया और लिया जाता है। पिंडदान हेतु पुत्र की महत्ता। कहते हैं कि पिंडदान हेतु सिर्फ एक पुत्र ही होता है जो माता पिता के लिए मुक्ति का द्वार खोलता है। अर्थात जब एक पुत्र द्वारा माता पिता का पिंडदान नहीं किया जाता तब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यह रूढ़िवादिता प्राचीन काल से चली आ रही है, जो वर्तमान समय में आज भी व्याप्त है। तो यद्यपि वर्तमान में इस रूढ़िवादिता का प्रभाव बहुत कुछ कम भी हो गया है, किंतु पूर्ण रूप से अभी इसका अंत बिल्कुल भी नहीं हुआ है। स्त्रियों से मात्र गृह कार्य की अपेक्षा करना, बिल्कुल ये बात सभी लोगों को पता है कि आज भी है ना, अगर एक स्त्री बाहर जाके भी कुछ काम करती है तब भी उसे घर का काम तो उसे करना ही पड़ता है। तो भारतीय समाज में ये कहा जाता है कि गृह कार्य करने में मात्र स्त्रियों, लड़कियों एवं महिलाओं की वह सहभागिता होनी चाहिए, अर्थात केवल बालिकाओं और महिलाओं को ही घर का कामकाज करना चाहिए। अपितु आधुनिक भारतीय समाज में भी इसी रूढ़िवादिता का भी कुछ अंश तक खंडन किया जा चुका है। अब पुरुष एवं बालक भी घर के कार्यों में अपनी भागीदारी का उचित निवेदन कर रहे हैं। मतलब इसमें थोड़ा प्रभाव देखने को मिला है कि जब स्त्रियां भी गृह का कार्य भी करती हैं, बाहर का काम भी करती है, तो पुरुष भी घर का काम भी वो भी आधा संभालने लग गए हैं। पुरुष ही घर का पालनहार। प्राचीन भारतीय समाज में पुरुष को ही घर का पालनहार या पालनकर्ता माना जाता था, इसलिए पूरे परिवार को उसकी प्रत्येक उचित और अनुचित बात का समर्थन करना होता था। परंतु धीरे धीरे अब इस रूढ़िवादिता में भी सुधार होता गया। वर्तमान में एक परिवार को अपनी बातें कहने का पूर्ण अधिकार है। उसे यह भी अधिकार है कि घर के प्रत्येक सदस्य की अनुचित व्यवहार या बातों के प्रति आवाज़ बुलंद कर सकता है। बिल्कुल आज के ज़माने में यह हो गया है, हमारे समाज में यह कर दिया है कि पुरुष को घर का पालनहार तो माना जाता है, लेकिन पुरुष ही घर के सारे डिसीजन लेने से पहले वह घर के सदस्यों से भी पूछता है और उसके बाद में आगे डिसीजन करता है। आगे हम बात करते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है। तो हम लैंगिक रूढ़िवादिता की बात कर रहे हैं। तो लैंगिक रूढ़िवादिता से हमारा तात्पर्य है स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण जो प्राय गलत चित्रण के कारण होता है। इसके अंतर्गत यही बताया गया है कि स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष जो व्यवहार एवं कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित कर दिया गया है, उनके विशेष कार्यों को, उनकी भूमिकाओं की जो उनसे अपेक्षा की गई है, और वह स्थिति में अगर उनको रोकना, टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़िवादिता है। तो अगर इसकी हम एक बार वापस डेफिनेशन देखेंगे तो इसका तात्पर्य यही होगा कि स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन्हीं विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना, सुसंगत न होने की स्थिति में भी उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़िवादिता है। रूढ़िवादिता का मतलब हम समझ चुके हैं कि जो भी असामाजिक क्रियाएं हैं, जो भी कुरीतियाँ हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। लैंगिक का मतलब होता है कि लिंग के आधार पर। तो स्त्री और पुरुष का जो शुरू से ही काम का जो बंटवारा कर दिया गया है, उनके विशेष जो व्यवहार कर दिए गए हैं, उनके कार्य जो कर दिए गए हैं, तो वही होता है लैंगिक रूढ़िवादिता। आगे हम बात करते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। लैंगिक रूढ़िवादिता या लैंगिक रूढ़िवादिता लैंगिक असमानता के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। लैंगिक रूढ़िवादिता
सामाजिक अपेक्षाओं से संबंधित होती है, अर्थात समाज जो स्त्री और पुरुष से उम्मीद करता है कि वे क्या करें और क्या ना करें। मतलब लैंगिक जो रूढ़िवादिता है वो सामाजिक अपेक्षाओं से संबंधित है, अर्थात समाज जो स्त्री और पुरुष से उम्मीद करता है कि वह क्या करे या क्या न करे। मतलब उन्होंने एक बाउंडेशन रख दिया है कि ये पुरुष का कार्य है तो ये स्त्री का कार्य है, स्त्री को यही कार्य करना है, पुरुष को यही कार्य करना है। लड़के लड़कियों को ये जताना कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लड़के लड़कियों, महिला एवं पुरुषों की सीमाएं तय करना। तो स्त्री पुरुष की सभी क्षेत्रों में परिसीमन करना ही लैंगिक रूढ़िबद्धता है। और मैं इसी के उपलक्ष्य में आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक हाथी के बच्चे को बचपन से हम एक लोहे की जंजीर में बांध देते हैं और वह उस खूंटे पे ही बंधा रहता है। उस समय वह लोहे की चेन इतनी मजबूत होती है कि हाथी का बच्चा उसे तोड़ नहीं सकता। लेकिन समय परिवर्तन के साथ हाथी के बड़े हो जाने पर वह शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन अगर उसको फिर भी अपन खूंटे पे ही बांधते हैं तो वो जो चेन होती है लोहे की तब भी वह उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि जब वह ये सोचता है कि मुझे तो खूंटे से ही बंधे रहना है, इसलिए वो कभी प्रयास नहीं करता। जबकि शक्तिशाली हाथी के लिए तो उस कमज़ोर जंजीर को तोड़ना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, पर अभिवृत्ति विकसित हो जाने के कारण वह तोड़ने की सोचता भी नहीं है। तो लैंगिक रूढ़िबद्धता भी उसी जंजीर के समान होती है जो स्त्रियों को रूढ़िवादिता से अनुकूलित करके उनमें ऐसी अभिवृत्ति का निर्माण कर दिया जाता है कि स्त्री अपनी क्षमता के बारे में अनविज्ञ होकर प्रयास भी नहीं करती है और उसी परंपरागत सोच के साथ जीती रहती है। और इसी लैंगिक रूढ़िबद्धता के कारण आज स्त्रियां लैंगिक असमानता की शिकार हुई भी है। मतलब जो पीढ़ी हमारे पहले वाली जनरेशन थी, उन्होंने जो स्त्रियों के उनके सोच में ये डाल दिया है कि तुम्हें घर का ही कार्य करना है। लेकिन आज की जनरेशन काफ़ी चेंज हुई है और जो ये चीज़ें हो रही हैं तो स्त्रियां अपने आप को समझने की कोशिश कर रही हैं। वही चाहती हैं कि वह बाहर भी कार्य करें और घर का काम भी करें, जिससे कि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके। इनका असर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और व्यवसाय आदि पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसको निरंतर अस्तित्व में बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण हथियार है। लैंगिक रूढ़िबद्धता को निरंतर अस्तित्व में बनाए रखने में सामाजिक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण हथियार है। जिस घर की लड़कियां ज़्यादा स्वतंत्र विचार की होती है, उनके परिवार वालों को समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों से कई प्रकार के ताने में बातें सुननी पड़ती है। लड़की यदि देर रात को घर आती है तो मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो उसके घर वालों को ताने मारते हैं और कई प्रकार से उसके चरित्र को लेकर, उसकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर, समाज में घट रही वारदातों को लेकर उनको डराते हैं। इससे भी आज लैंगिक रूढ़िवादिता कायम है। बिल्कुल ये बात हम लोग मानते हैं कि अगर एक लड़की देर रात को घर पे लौटती है तो आसपास के लोग ही उसे जीने नहीं देते कि इतनी रात को लेट आई। अगर यही कार्य अगर लड़का करता है तो कोई भी प्रश्न नहीं पूछता। आगे बात करते हैं, प्रत्यक्ष असमानता भी इसका परिणाम है। परिवार में लड़कों को वरीयता देना, उनको सुविधाओं का ज़्यादा ध्यान रखना, उनको अपनी बहनों की तुलना में ज़्यादा बोलने के अधिकार देना, उनको स्वतंत्रता देना, उनको अवसर देना आदि लैंगिक रूढ़िवादिता का ही परिणाम है। प्रत्यक्ष असमानता से हमारा तात्पर्य यह होता है कि साफ साफ भेदभाव का प्रदर्शन होना, बिना किसी तर्क के भेदभाव होना, फिर भी लड़कियों को कुछ न बोल पाना। प्रत्यक्ष असमानता जो बिल्कुल आमने सामने होती हो, जिसके अंतर्गत लड़के को अच्छी एजुकेशन दी जाती है और लड़कियों को वही निम्न एजुकेशन के लड़कियां पढ़ के क्या करेगी, जबकि लड़कों को उससे भी अच्छी एजुकेशन दी जाती है, उनको बहुत अच्छे से बोलने का अधिकार दिया जाता है, उन्हें कई तरीके के अवसर दिए जाते हैं जिससे वो बहुत अच्छे से पढ़े लिखें और आगे घर वालों का नाम रोशन करें। और वैसी लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष असमानता भी इसका परिणाम है। आगे हम बात करते हैं कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या भी एक लैंगिक रूढ़िवादिता का ही परिणाम है।
जब माता पिता को लड़कियों को लेकर समाज की सोच, आर्थिक बोझ और इज्जत की रक्षा आदि को सोचता है तो वह जड़ को ही समाप्त करने की सोच लेता है और इसकी परिणति समाज में स्त्री पुरुष अनुपात में कमी देखी जा सकती है। लेकिन आजकल कन्या भ्रूण हत्या बहुत कम हो गई है, तो आज की जनरेशन ये मानती है कि लड़का और लड़की बिल्कुल बराबर है। आगे हम बात करते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रभाव। पहला है मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक तनाव। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि लोगों की सोच इस तरीके की हो गई है या हमारे समाज की सोच इस तरीके की हो गई है कि उन्होंने दोनों के कामों को बांट दिया है कि जो पुरुष का काम होता है वो होता है घर के बाहर जाके कमाना, महिलाओं का कार्य होता है बच्चों को जन्म देना और उनको पालना और अपने परिवार की देखभाल करना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि दबाव डाला जाता है उन पर। तो ऐसे में यदि महिलाएं अपने कैरियर को अधिक महत्व देती है तो दूसरों के द्वारा उनकी आलोचना की जाती है, जिससे महिलाएं मनोवैज्ञानिक तथा संवेदनात्मक तनाव की शिकार हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं उपलब्धि पर प्रभाव। महिलाओं एवं जो पुरुषों की उपलब्धियां भी लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण प्रभावित होती हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता एक अंतर्निहित भय उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि स्पेंसर और स्टील और क्विन ने यह साबित किया था कि महिलाएं गणित के परीक्षण में निम्न स्तर का प्रदर्शन करती हैं क्योंकि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि गणित में वह अच्छा कार्य नहीं कर सकती। वहीं अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो लड़के भाषा संबंधी परिणाम बहुत बुरा आता है। ये नकारात्मक रूढ़िवादिता ही है जो कि उपलब्धि को प्रभावित करती है। जब तक व्यक्ति स्वयं के विचारों से इन्हें निकाल कर इनके प्रति सकारात्मक विचारों को सम्मिलित नहीं कर सकता तब तक उपलब्धि पर प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम बात करते हैं निम्न वैवाहिक संतुष्टि। निम्न वैवाहिक संतुष्टि का मतलब ये होता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण पुरुषों एवं महिलाओं के मध्य उत्तरदायित्वों का वितरण असमान रूप से पहले ही कर दिया जाता है। तो इसके अंदर भी वही चीज़ें आएंगी। युगल एवं परिवार की अंतःक्रियाएं प्रभावित। लैंगिक रूढ़िवादिता युगल एवं पारिवारिक अन्य क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि गृहस्थ कार्य का विभाजन लिंग आधारित होता है, जिसमें पुरुष सदैव घर से बाहर जाकर परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने का काम करता है और वर्चस्व की भावना भी उत्पन्न करता है। महिलाओं को अधीनस्थ के रूप में समझता है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है ये बातें भी उनके अंतःक्रिया के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के समान स्तर की मांग करने लगी है। अब क्या है कि महिलाएं भी क्या है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं, तो वह इन लैंगिक रूढ़िवादिताओं से अलग हटकर अपना समाज में वचत्व स्थापित करना चाहती हैं।